मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक का पाठ 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार पढ़ेंगे। बच्चों जानते हो सामाजिक विज्ञान पुस्तक में कितने विषय होते हैं, कितने भाग होते हैं? सामाजिक विज्ञान पुस्तक में भाग 3 होते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में होता है विषय इतिहास, भाग 2 में विषय नागरिक शास्त्र और भाग 3 में होता है भूगोल। इन तीनों विषय से मिलकर बनती है सामाजिक विज्ञान पुस्तक। आज हम सामाजिक विज्ञान का भाग 1 इतिहास का पाठ 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार पढ़ेंगे। आइए जानें इसके पाठ 1 के मुख्य बिंदु। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध के परिणाम। व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के कारण। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार। यह मुख्य बिंदु हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 15वीं शताब्दी के यूरोप में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं, कस्तूतियां पर तुर्कों का अधिकार, पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति तथा भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण ने भारत एवं पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया आकर्षण उत्पन्न किया। यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहां के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया। पूर्व के लिए नवीन मार्गों की खोज का बीड़ा कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया। कोलंबस 1492 में अमेरिका, बार्थोलोमिया डाइज 1487 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष तथा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट पहुंचा। कालीकट के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। 15वीं शताब्दी में यूरोप में बच्चों कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति हुई, भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। बच्चों जानते हो औद्योगिक क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति वह होती है कि जो सामान हम हाथों से तैयार करते हैं उस सामान को मिलों में बड़ी बड़ी मशीनों से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है अधिक मात्रा में, व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर। वह कहलाती है औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति ने ही व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया और नवीन मार्गों की खोज करने का बीड़ा कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने उठाया। और कोलंबस नामक जो वैज्ञानिक है 1492 में अमेरिका, बार्थोलोमिया डाइज और 1487 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष वास्को डी गामा और 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट पहुंचा, जहां कालीकट के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। तो इससे बच्चों समझ में आया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। फिर इसके आगे आती है बच्चों भारत में पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, देखिए बच्चों, पढ़िए। 1498 ईस्वी वास्को डी गामा के भारत आगमन ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया। यूरोपीय व्यापारियों का भारत के राजा महाराजाओं ने भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत किया। भिन्न भिन्न कारण मतलब अलग अलग कारणों से। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए। वास्को डी गामा के भारत आगमन से दोनों देशों के मध्य यानी बीच व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ।
1500 ईस्वी में 13 जहाजों के बेड़े के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की और 1505 ईस्वी में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को दा अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा। 1509 ईस्वी में उसने पुर्तगाली सेना के बल पर द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो बच्चों, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा व्यापारियों ने कहां-कहां पर अपनी कोठियां स्थापित की? कालीकट, गोवा, दमन द्वीप व हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की और पुर्तगालियों ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित किया और 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। इसके आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं भारत में डचों का आगमन। डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत से व्यापार करने के लिए हॉलैंड में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में व्यापार पर अधिकार को लेकर डच व पुर्तगालियों के मध्य सैनिक संघर्ष हुए, जिसमें पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई। डचों ने शीघ्र गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वह स्वर्ण मुद्रा पगोडा को ढालते थे। बच्चों, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए कि डच कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां कहाँ स्थापित की? डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः किन किन चीजों के साथ व्यापार किया? मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? पुलिकट में, जहाँ वह कौन सी मुद्रा को ढालते थे? जहाँ वह स्वर्ण मुद्रा पगोडा को ढालते थे। डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई, जिसका नाम पगोडा था। डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई, जिसका नाम पगोडा था। बच्चों, इसके आगे चलें। भारत में अंग्रेजों का आगमन। अन्य यूरोपीय जातियों की भांति अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार के इच्छुक थे। इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया और 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा और उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। इसके आगे चलते बच्चों, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। 1664 ईस्वी में फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने के लिए द इंड ओरिएंटल नामक कंपनी का निर्माण किया गया। फ्रांसिस केरन के नेतृत्व में 1667 में फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। इसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में और 1673 में पंडुचेरी में एवं 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। फ्रांसीसी कंपनी ने पंडुचेरी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फोर्ट लुई किले का निर्माण करवाया और 1740 तक कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था।
किंतु 1740 के बाद कंपनी ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने का निश्चय किया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके आगे चलते बच्चों देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाना। अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ कैसे उठाया गया? जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी, जिसे अकबर ने अपने कार्यों द्वारा शक्ति, प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व प्रदान किया था। स्थायित्व मतलब स्थिरता। उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों में संघर्ष होने लगे। गद्दी के दावेदार मुगल साम्राज्य के सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे। परिणाम स्वरूप मुगल शासकों को अपने समर्थक सरदारों एवं अमीरों की गलत बातों को भी मानना पड़ा। परवर्ती मुगल शासक एक प्रकार से अंग्रेजों की कठपुतली शासक बनकर रह गए और वे साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सके। बच्चों इसके आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ और भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। बच्चों देखते हैं भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार तो प्रारंभ कर दिया गया, मगर भारत में कंपनी को कोठी व्यापारिक बस्ती स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। अनुज्ञा मतलब आज्ञा, इसकी अनुमति। इसके बाद कंपनी ने सर टॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। सर टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा और उसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली। अनुज्ञा यानी अनुमति। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच में व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ और विवाह में दहेज के रूप में बम्बई मिला, जो 10 पाउंड वार्षिक लगान पर मुंबई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी तट की कोठियों का मुख्यालय बना लिया गया। तो बच्चों यह है भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। अब हम इसके आगे चलते हैं बच्चों। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा, कर्नाटक युद्ध का परिणाम और कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध बच्चों 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फ्रांसीसी सेना ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया। फलतः दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। मध्य यानी बीच, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। अब आता है बच्चों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी तक चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर 1748 से 1754 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को
और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। फलतः युद्ध प्रारंभ हो गया और नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। इसके आगे आता है बच्चों कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया। फलतः भारत में भी उनके मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जनवरी 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय मिली। फ्रांसीसी कंपनी युद्ध में हार गई और अंग्रेज कंपनी जीत गई। कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया और भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गया। इसके आगे आता है बच्चों बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अली वर्दा खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वह योग्य एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। वह अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था। 1756 ईस्वी में अली वर्दा खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अली वर्दा खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज स्वयं नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राजबल्लभ का सहयोग प्राप्त था। अली वर्दा खां का बहनोई एवं सेनापति मीर जाफर भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। ये सभी अंग्रेजों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक नाराज था। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए व्यापार किया जा रहा था, जिससे राज की खजाने को नुकसान हो रहा था। अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे। बच्चों पेज पलटिए। इसके आगे आती है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि ये समझिए बच्चों। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई मद्रास से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा और जनवरी 1757 ईस्वी में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया। नवाब युद्ध में पराजित हुआ और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके आगे आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव तथा नवाबों की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफर राय दुर्लभ तथा यार लतीफ खां चुपचाप युद्ध का नजारा देखते रहे। नवाब पराजित हुआ और उसे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मार डाला। सैनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, मगर राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का अत्यधिक महत्व था। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट आरंभ हो गई और मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिला। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। इसके आगे आता है बच्चों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी से। अवध का नवाब सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों से नाराज था। मुगल सम्राट शाह आलम भी दिल्ली से भागकर अवध में ही निवास कर रहा था। तीनों ने मिलकर बक्सर नामक स्थान पर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कंपनी की सेनाओं के साथ युद्ध किया। मुगल सम्राट और दोनों नवाब युद्ध में पराजित हुए और 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला तथा शाह आलम ने क्लाइव के साथ संधियां कर ली। आगे आता है बच्चों अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि। अब हम समझते हैं
इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों ने अगस्त 1765 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की। पहला, अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। दूसरा, कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से पृथक कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। तीसरा, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। चौथा, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। यह थी इलाहाबाद की संधि। इसके आगे आती है बच्चों मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधि। पहला, अवध से कड़ा व इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को दिए गए। दूसरा, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। इस सहायता के बदले मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। इस प्रकार मुगल बादशाह अंग्रेजों का आश्रित हो गया और अवध उनका मित्र बन गया। अवध से मित्रता हो जाने के कारण कंपनी को मराठों के आक्रमण का डर नहीं रहा। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। मैसूर संघर्ष, इसको पढ़िए और समझिए। मैसूर के बादियार राजा दुर्बल हो चुके थे। दुर्बल यानी कमजोर हो चुके थे। उनके योग्य तथा कुशल सेना नायक हैदर अली ने राजा को पदच्युत करके सत्ता पर अधिकार कर लिया था। हैदर अली अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण शंकित था। सत्ता की प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज तथा मैसूर के बीच सन 1767 से 1799 तक 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध बारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ। इसमें हैदर अली विजयी रहा और विवश होकर यानी मजबूर होकर अंग्रेजों ने उससे संधि कर ली। अगला आता है बच्चों तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध। सन 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ। पेशवा पूर्व में ही अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर चुका था, किंतु सन 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उस पर नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। साथ ही में पेशवा को बाध्य किया गया कि वह मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रुद्ध हो गया मतलब गुस्सा हो गया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। भोंसले तथा होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोंसले, होलकर और पेशवा को पराजित किया। इसके आगे आती है बच्चों बेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड बेलेजली को 1798 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। बेलेजली का लक्ष्य अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करना था। उसका उद्देश्य भारतीय राजे नवाबों को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना था। इसके लिए उसने युद्ध एवं संधि के द्वारा भारतीय राजाओं को कंपनी के साथ जोड़ने का कार्य किया। युद्ध द्वारा मैसूर तथा मराठों को कंपनी के अधीन लाया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स का और लॉर्ड डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा भारत के अनेक राज्यों को कंपनी के अधीन किया। सहायक संधि में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं। सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। दूसरा, ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। की विलय नीति समझिए बच्चों। भारतीय राजाओं को प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने से कंपनी के अधीन करने के लिए
जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था उसने एक विलय नीति का अनुसरण किया। विलय नीति मतलब हड़प नीति, किसी भी राज्य को हड़पना, छीनना, उसका अनुसरण किया। सबसे पहले उसने क्या किया बच्चों, भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र लेने की जो भारत में प्रथा थी उस पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ऐसे राज्यों में आती थी झांसी, नागपुर और सतारा। मैसूर और पंजाब के जो विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया। युद्ध द्वारा मतलब युद्ध में उनको जीतकर ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना लिया गया। और 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा। कुशासन मतलब यानी कि वह शासन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नहीं चला रहे हैं, यह कहलाता है कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। यह थी लॉर्ड डलहौजी। आगे अभ्यास प्रश्न हल करना है। तो पाठ में से बच्चों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए, इनके उत्तर तैयार करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई बच्चों। इस प्रश्न के उत्तर में 4 उत्तर दिए हैं, 3 उत्तर गलत हैं और 1 उत्तर है सही। तो सही उत्तर बताइए बच्चों, क्या है सही उत्तर? शुजाउद्दौला। हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है शुजाउद्दौला। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा अमेरिकन। कौन सी कंपनी भारत नहीं आई थी बच्चों? अमेरिकन। गुड। तीसरा, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? गोवा, दमन, पुलिकट, दीव। कहाँ पर थी प्रमुख फैक्ट्री? डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पर थी? पुलिकट। अगला है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस। कहाँ भेजा गया था बच्चों? भारत। पांचवा है प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, क्लाइव, कॉर्नवालिस, कोलवार। डुप्ले। कौन था बच्चों? डुप्ले। अब दूसरा प्रश्न आता है निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में सर्वप्रथम खाली स्थान यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। बच्चों पाठ पढ़ा है, समझा है अच्छे से। कौन सी जाति का आगमन हुआ? पुर्तगाली। दूसरा, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय खाली स्थान था। कौन था बच्चों? वास्को डी गामा। तीसरा, खाली स्थान का गोवा, दमन और दीव पर अधिकार था। किसका अधिकार था बच्चों? पुर्तगालियों का। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खाली स्थान के लिए की गई। किसके लिए की गई बच्चों? ढूंढ लिया? व्यापार के लिए। किसके लिए की गई? व्यापार के लिए। पांचवा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब खाली स्थान था। कौन था बंगाल का नवाब बच्चों? सिराजुद्दौला। छठवा, बेले जली की सहायक संधि द्वारा खाली स्थान और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया। किसको लाया गया बच्चों? मैसूर। सातवां, लॉर्ड डलहौजी ने खाली स्थान नीति का अनुसरण किया।
कौन सी नीति का अनुसरण किया बच्चों? ढूंढ लिया, बताइए। फूट डालो और राज्य करो नीति। अब बच्चों हम अगले प्रश्न में पाठ के मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा बच्चों पाठ से। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ। दूसरा प्रश्न है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? इसका उत्तर ढूंढ लिया बच्चों। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? बताओ बच्चों, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? भारत में डचों ने पगोडा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अगला प्रश्न है चौथा, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? किताब में से पढ़ा है बच्चों, ढूंढ लिया इसका उत्तर। सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण बताइए, लिखिए। अब भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण का उत्तर ढूंढ लिया बच्चों। पहला, उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना। दूसरा, अंग्रेजों पर हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना। अब हम आगे चलते बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों पाठ में से पढ़ करके ढूंढ लिया होगा और लिख लिया होगा। डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वे स्वर्ण मुद्रा पगोडा को ढालते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ लिया बच्चों। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति। दूसरा, एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करना। तीसरा, बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। और चौथा, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सहायक संधि की शर्तें लिखिए। तो बच्चों पाठ में से सहायक संधि की शर्तें ढूंढ ली, खोज ली। सहायक संधि की शर्तें इस प्रकार थीं। सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। दूसरा, ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। तीसरा, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था, जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। अगला प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि की शर्तें लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी पाठ में से पढ़ करके बच्चों ढूंढ लिया होगा। मुगल सम्राट शाह आलम, नवाब मीर कासिम व शुजाउद्दौला अंग्रेजों से युद्ध में पराजित हो गए। अतः 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला तथा शाह आलम को रॉबर्ट क्लाइव से संधि करनी पड़ी। यही संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इसकी शर्तें इस प्रकार थीं। पहला, अवध के नवाब ने रुपये 50 लाख युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। दूसरा, कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर मुगल बादशाह आलम को दिया जाएगा। तीसरा, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। और चौथा, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। यह थी इलाहाबाद की संधि की शर्तें। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को भी ढूंढ लिया होगा उत्तर बच्चों। भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, हड़प नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए, उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्य को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।